हाय हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस की, और इंटेलिजेंस में हमने जाना था कि क्या होता है बुद्धि, बुद्धि शब्द किसने दिया। फिर उसके बाद हमने शुरू किया था बुद्धि के सिद्धांत पढ़ना, और सबसे पहले हमने हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत लिया था। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के बाद हमने जो हॉवर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया, हमने वो सभी एक एक कारक जाने। उसके बाद हमने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद हम आए डैनियल गोलमैन पे। डैनियल गोलमैन का हमने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा। ये तीन सिद्धांत अभी तक हमने कवर किए हैं। जो लोग आज चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाएं और आराम से जाकर उन वीडियोस को देख लें। पहले आज की क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज पीछे से रिलेटेड नहीं होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी जाएं और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डैनियल गोलमैन, हॉवर्ड गार्डनर से भी मिलकर आएं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे, हम अपने आज के टॉपिक, जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जेपी गिलफोर्ड। आज हम बात करेंगे जेपी गिलफोर्ड साहब की और इनके बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत इन्होंने दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने दिया है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। देखो, त्रिआयामी और त्रितंत्र में कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो यही। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है वो है त्रितंत्र का सिद्धांत, और जो आपके जेपी गिलफोर्ड साहब का सिद्धांत है यह है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, और सबसे पहले परिचित होते हैं इनके सिद्धांत के कुछ और नामों से, कि इनके सिद्धांत को कौन कौन सा नाम दिया गया है। जेपी गिलफोर्ड साहब ने दिया है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। त्रिआयाम का मतलब होता है, त्रिआयाम इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल, यह है बुद्धि का थ्री डायमेंशनल थ्योरी। थ्री डायमेंशनल थ्योरी, थ्री डायमेंशनल थ्योरी। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है जेपी गिलफोर्ड साहब ने। इन्होंने धनात्मक बुद्धि का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं। पहला नाम हो गया बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, दूसरा नाम हो गया धनात्मक बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि पॉजिटिव आईक्यू थ्योरी। फिर आता है त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत, जिसकी तीन विमाएं हो, यानी कि थ्री साइडेड हो। जो भाई आप जब रेक्टेंगल ट्राइंगल मैथ्स में पढ़ते हो तो वहां पे विमा ही तो बोलते हैं, तो वही होता है, उसी से बनाया गया है त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत। और त्रिविमीय बुद्धि के सिद्धांत के बाद आता है आपका बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत। और फिर आता है ये हो गए इनके कुछ सिद्धांत के कुछ नाम। पहला हो गया बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, फिर हो गया धनात्मक बुद्धि का सिद्धांत, फिर हो गया त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत, और आपका फोर्थ एंड द लास्ट नाम है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, तो गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत को 3 बार संशोधित किया। गिलफोर्ड साहब ने जो अपना सिद्धांत दिया था इसको 3 बार संशोधित किया, और अंतिम संशोधन 1986 में हुआ। अंतिम संशोधन इन्होंने किया 1986 में। 1986 में इन्होंने अंतिम संशोधन किया, जिसके बाद अब इसमें 5 गुणे 6 गुणे 6। देखिए, इन्होंने 3 स्टेप्स दिए हैं अपने सिद्धांत के लिए। इन्होंने टोटल 3 स्टेप्स बताए हैं कि ये 3 पॉइंट्स होते हैं। अभी हम आगे उनके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि 3 पॉइंट्स बताए हैं डिटेल में, कि 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स, पॉइंट्स नहीं, स्टेप्स बताए हैं इन्होंने अपने सिद्धांत के, या चरण बताए हैं। अब इस चरण के जो पहला चरण हुआ इस 3 का, इसके 5, दूसरे के 6, दूसरे के 6, इसको टोटल को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 5 30 और 1 80, तो 5 इंटू 6 इंटू 6, ये रहा आपका 180। वही कहा गिलफोर्ड ने कि गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत को 3 बार प्रतिपादित किया
और अंतिम संशोधन 1986 में हुआ, जिसके बाद अब इसमें 5 गुणे 6 गुणे 6 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 180 कारक हैं। टोटल 180 कारक जेपी गिलफोर्ड साहब ने बताया कि एक दूसरे कारक जो है वो अंतःक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ और फिर वो एक रिजल्ट देते हैं हमें बुद्धि के रूप में कि बुद्धि कैसे कार्य करती है। वो इन 180 फैक्टर्स पे 180 फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा, सिर्फ 180 फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा 180 फैक्टर्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं हम इनके पूरे सिद्धांत को। जेपी गिलफोर्ड साहब की बात करें तो इन्होंने द्वारा मैंने आपको बता दिया कि इनके द्वारा जो बताए गए आयाम है वो 3 आयाम हैं। इन्होंने जो 3 स्टेप्स या चरण जो भी मैंने बोला जाए या 3 आयाम बोला जाए, इन्होंने जो बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं वो निम्न है। जो पहला आयाम इन्होंने बताया है वो बताया है विषय वस्तु, मतलब किसी चीज का टॉपिक क्या रहने वाला है। इन्होंने सबसे पहली बात जो की है वो की है विषय वस्तु की, ठीक है। तो विषय वस्तु की जो बात करते हैं ये देखिए, पहली चीज हम इसको क्लिक करेंगे, क्या है विषय वस्तु। विषय वस्तु, अब विषय वस्तु आपसे वर्ड से आप सभी परिचित हैं कि जो टॉपिक होता है उसको बोलते हैं हम विषय वस्तु। तो विषय वस्तु समस्या प्राप्त करने का, विषय वस्तु समस्या प्राप्त करने का एक तरीका है, ठीक है। विषय वस्तु मतलब जो विषय वस्तु में टॉपिक होता है, तो प्रॉब्लम कहां पे है, किस टॉपिक से प्रॉब्लम है, उसी को बोलते हैं हम विषय वस्तु। कि प्रॉब्लम का टॉपिक क्या है, जब सबसे पहले आप प्रॉब्लम के टॉपिक को समझेंगे तभी तो आप उसमें कुछ कर पाएंगे। भाई सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि वी शुड नो द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, दिस इज द मेन पॉइंट, दैट वेयर इज द प्रॉब्लम। तो वही होता है विषय वस्तु कि हमें सबसे पहले यह जानना है कि समस्या है कहां पर। तो यह समस्या प्राप्त करने का जो तरीका होता है इसी को कहा है जेपी गिलफोर्ड साहब ने विषय वस्तु। इसको प्राप्त करने के, समस्या को प्राप्त करने के उन्होंने 5 तरीके बताए हैं। जो आपका 5 × 6 × 6 हुआ, उसका जो पहला 5 हम जानने वाले हैं वो यही 5 है। तो इसमें उन्होंने, भाई समस्या आपको मिलेगी, आप समस्या के बारे में परिचित होंगे, आप समस्या से परिचित होंगे तो समस्या से परिचित होंगे तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। भाई आप समस्या कैसे लेंगे, या तो आपको दिखेगी समस्या कैसे, मतलब आप समस्या को जानोगे कैसे, तो या तो आप उसको, सबसे पहला तरीका है कि आप सामने खड़े हैं, समस्या आपके सामने है, आपने देखा कि हाँ ये चीज हो रही है तो यानी कि यहाँ पे समस्या है। तो पहला जो तरीका है समस्या को जानने का वो हो जाता है आपका, उसका माध्यम हो जाता है दृश्य। कौन सा दृश्य, या तो आप आंखों से देख के ही, तो भाई सबसे पहला तरीका है कि आप दृश्य से पता करोगे, या तो आप समस्या को कैसे पता करोगे, या तो देखोगे, या तो फिर दूसरा तरीका सुनोगे, या तो आप देखेंगे या तो आप सुनेंगे, या तो आप आकृतिक समस्या होगी, एक रूप में समस्या होगी। आकृतिक मतलब होता है एक रूप धारण की हुई समस्या, क्या समस्या इस रूप में आएगी, आकृतिक समस्या होगी। या आपको कोई बोल के बताएगा तो यानी कि वो भाषा विषयक होगी, या फिर आपकी समस्या जो है वो आपको व्यवहार के, किसी के व्यवहार से प्रदर्शित होगी, तो आप उस समस्या को एक व्यवहारिक रूप से जानोगे। तो पहला तरीका दृश्य, फिर श्रव्य, फिर आपका दृश्य, फिर श्रव्य, और फिर आपका आता है आकृतिक, आकृतिक के बाद भाषा विषयक, भाषा विषयक के बाद व्यवहारिक। आई होप इतनी बातें क्लियर कि आप समस्या से कैसे कैसे परिचित होंगे, ये बात क्लियर हुई। आई होप आप सभी को ये चीज विषय वस्तु समझ में आया होगा कि क्या होता है विषय वस्तु। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विषय वस्तु समस्या को जानने का तरीका होता है, जिसको जेपी गिलफोर्ड साहब ने जिसके 5 प्रकार बताए हैं। दृश्य पहला तरीका है दृश्य, फिर है श्रव्य, फिर है आकृतिक, आकृतिक के बाद भाषा विषयक, भाषा विषयक के बाद व्यवहारिक। एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया कि क्या होता है दृश्य, क्या होता है श्रव्य, क्या होता है आकृतिक, क्या होता है भाषा विषयक और क्या होता है व्यवहारिक। तो जब आपको समस्या मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे, पहली बात तो आपके पास एक समस्या आई, तब तो आप उस पर प्रोसेसिंग शुरू करेंगे कि हाँ इस समस्या का निजात कैसे कैसे पाया जा सकता है, किन किन रूपों में पाया जा सकता है इस समस्या का समाधान। तो अब दूसरी पॉइंट जो हमें समझना है वो समझना है प्रोसेसिंग, यानी कि संक्रिया। संक्रिया मीन्स होता है प्रोसेसिंग।
यानी कि दी गई समस्या पर जो हम कार्यवाही करते हैं, मतलब उसको सॉल्व करने का जो हमारा एक अप्रोच हम स्टार्ट करते हैं कि अपने दिमाग में एक आइडिया बनाते हैं कि हाँ इस समस्या को सॉल्व करना है तो हम ऐसा 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 कर सकते हैं। यही सारी बातें जो हैं यही आपकी संक्रिया हैं। तो संक्रिया के लिए इन्होंने 6 स्टेप्स बताए कि किसी भी समस्या को सॉल्व करना है हमें, अगर हमें किसी समस्या को सॉल्व करना है तो हमारे पास कुछ बेसिकली कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि जिनकी हेल्प से हम उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो संज्ञान में हम बात करें तो सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो करेंगे संज्ञान की। अगर हम संक्रिया करते हैं तो सबसे पहले संज्ञान, मतलब कि समस्या को अपने संज्ञान में लेना, मतलब हम उसको समझेंगे, समस्या को समझेंगे, समस्या को जानेंगे, यही होता है आपका संज्ञान। दूसरी चीज जो हम बात करने वाले हैं, देखिए संज्ञान, समस्या आपकी जानकारी में आ गई। पहली चीज समस्या आपकी जानकारी में आ गई कि हां एक प्रॉब्लम है, मतलब समस्या, संज्ञान को लिखिए जानकारी, जानकारी या केम टू नॉलेज, समस्या आपकी नॉलेज में आ गई। दूसरी चीज जो है आपकी वो है स्मृति लेखन। दूसरी चीज क्या है? स्मृति लेखन। स्मृति लेखन का क्या मतलब हुआ? देखिए स्मृति लेखन का मतलब होता है कि समस्या आपके नॉलेज में आ गई, अब आप उस समस्या को अपने दिमाग में बैठाएं, आप समस्या को अपने दिमाग में बैठाएंगे कि हां ये समस्या है, तो इसको अपने स्मृति, मतलब कि हमारा जो मस्तिष्क है यहां पर लाकर हम समस्या को रखते हैं कि हां ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, मतलब इसको स्मृति में लिख लिया। पहली जानकारी में आई, फिर स्मृति पे बैठा लिखा, और फिर स्मृति में धारण किया। स्मृति धारण का मतलब होता है कि परमानेंट उस समस्या को अपने दिमाग में रख लेना कि हाँ एक ऐसी समस्या है और ऐसा ऐसा होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि संज्ञान में आई समस्या, मतलब समस्या हमारी जानकारी में आई। फिर दूसरी पॉइंट स्मृति लेखन, उस समस्या को हमने अपनी स्मृति पे लिखा, फिर उस समस्या को स्मृति में धारण किया, मतलब कि कंठस्थ किया, मतलब कि उसको मतलब अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ ये हमारे लिए एक ऐसी पॉइंट आई है जिसको हमको सॉल्व आउट करना है। तो पहली चीज समस्या संज्ञान में आई, फिर हमने समस्या का स्मृति लेखन किया, फिर हमने स्मृति धारण किया समस्या को, और फिर हमने शुरू किया। इसकी मेन प्रोसेसिंग जो है वो यहां से शुरू होती है। मेन प्रोसेसिंग शुरू होती है, हम शुरू करेंगे अपना अभिसारी चिंतन। हम शुरू करेंगे अभिसारी चिंतन। क्या होता है अभिसारी चिंतन? देखिए जब हम किसी समस्या का एक केंद्र बिंदु को रखकर, मतलब एक मेन पॉइंट को रखकर उस समस्या के बारे में हम सोचते हैं, जब कोई एक इधर उधर बिना भटके एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक ऑप्शन सोचते हैं कि हाँ इसका चीज ऐसे हो सकता है, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके सोचते हैं, ज्यादा भटकाते नहीं, ज्यादा ऑप्शंस नहीं रखते। अगर सीधे मुद्दे की बात को हम समझे तो यही होगा कि मुद्दे की बात जब हम समझते हैं, मुद्दे की बात, तो यही होता है आपका अभिसारी चिंतन। यही होता है आपका अभिसारी चिंतन, जब हम इधर उधर ऑप्शंस को ज्यादा नहीं वरीयता देते हैं और हम सीधे मुद्दे की बात को आकर समझते हैं, मतलब कि अपनी मेन पॉइंट को जब हम आके समझते हैं, इसी को बोलते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन समझ में आया? क्योंकि अभिसारी चिंतन के साथ लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि क्या होता है अभिसारी चिंतन और क्या होता है अपसारी चिंतन। क्या होता है अभिसारी चिंतन और क्या होता है अपसारी चिंतन, इस बात में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो हम पहले अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को ही समझते हैं। अभिसारी मैंने अभी अभी आपको बताया। अपसारी चिंतन वो चिंतन होता है जब हम किसी समस्या को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, भाई एक देखिए ये मान लिया एक समस्या है, ये हम कोई भी समस्या XYZ समस्या है, अब हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज सोच ली कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अब अगर हम इस, तो ये हो गया आपका अभिसारी चिंतन। और अगर हम यही, एक मिनट में ऐसी जगह बनाओ जहां आपको दिख जाए, इसको समझते हैं, क्योंकि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बहुत लोग तो ऐसे रट लेते हैं कि अभिसारी चिंतन होता है अपसारी चिंतन होता है, उसको समझने की अप्रोच नहीं डेवलप कर पाते अपने अंदर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि अपने अंदर उस समस्या को समझने का एक अप्रोच डेवलप करना है। उस अप्रोच में हम सबसे पहले चलिए देखते हैं। देखिए ये मान लिया एक समस्या है, समस्या यानी कि प्रॉब्लम,
इसको हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा और इसका चिंतन किया, सॉल्यूशन निकाला। और ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि चिंता मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन। ये हो गया आपका अभिसारी चिंतन। इसी के साथ अगर हम इसको ऐसे लें कि ये समस्या है, प्रॉब्लम ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम हुई और उसके बाद हम इस समस्या को एक रिजल्ट ये निकाले, सॉल्यूशन, एक रिजल्ट निकाल के हमने ये दिया सॉल्यूशन, फिर एक हमने समस्या का ये रिजल्ट निकाल के दिया सॉल्यूशन, फिर एक हम ये निकाल के दिए सॉल्यूशन। मींस मैक्सिमम हम समस्या के कितने पॉसिबल वेज थे यहां भी सोच सकते हैं, ये एक अप्रोच हो सकता है, ये एक अप्रोच हो सकता है। मींस आप समस्या को, तो ये जो पॉइंट ऑफ का रहा कि जो आप इतने तरीकों से किसी समस्या का समाधान निकाल लिए हैं, इसको देखिए आप, आई होप आपने अभिसारी देख लिया होगा, यहां पे अभिसारी लिखा था। ये जो आपका एक अप्रोच रहेगा, कलेक्टिव अप्रोच जो आपका रहेगा कि एक प्रॉब्लम आई, उसके आप मल्टीपल वेज में चारों तरफ के उसके जितने भी ऑप्शंस रहते हैं, अगर आप उन सभी को सोच कर समझ कर आगे बढ़ते हो और एक किसी भी समस्या का निष्कर्ष या समाधान निकालते हो, तो फिर वो बोलता है आपका अपसारी चिंतन। देखिए सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा हमने, सिंपल सी बात, सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा अगर हमने, तो ये हो गया आपका एक सीधा एक केंद्रीय समीकरण निकाल दिया, ये ठहरी प्रॉब्लम, और ये रहा उसका एक यूनिक सा सॉल्यूशन, बस एक, लेकिन एक और सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हो गया आपका अभिसारी, ये रहा आपका अभिसारी, और ये है आपका अपसारी। सिंपली से हमने इसको समझ लिया है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल बेसिस हमने इसको समझा है। तो देखिए जब पहले हम अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हम संक्रिया पढ़ रहे थे। तो संक्रिया में हम पहले बात कर रहे थे संज्ञान की, फिर स्मृति लेखन की, फिर स्मृति धारण की, फिर अभिसारी चिंतन, फिर आपका आता है अपसारी चिंतन, और फिर आता है मूल्यांकन। जो स्लाइड आपकी लगी है इसमें देख लीजिएगा, मूल्यांकन लास्ट में होता है और आप इसका क्रम भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि संक्रिया होगी तो आप सबसे पहले समस्या को संज्ञान में लेंगे, समस्या को संज्ञान में लेने के बाद अपने स्मृति में उसको बैठाएंगे, स्मृति पे लेखन करेंगे उसका कि हाँ एक ऐसी ऐसी समस्या है, फिर स्मृति धारण करेंगे, स्मृति धारण करने के बाद आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो आप पहले एक केंद्रीय समीकरण यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, और फिर उसके जब एक सिंगल सॉल्यूशन मिलता है तो हम उसके एक मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं कि इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और फिर उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि हमने जितने तरीके भी हमने सोचे क्या उनमें से कितने सही हैं, तो पहले संज्ञान, फिर स्मृति लेखन, फिर स्मृति धारण, फिर अभिसारी चिंतन, फिर अपसारी चिंतन, एंड देन यू लास्ट स्टेप विल बी मूल्यांकन। मूल्यांकन हम सबसे लास्ट में करते हैं, किसी भी चीज का मूल्यांकन हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो आपका जो पहला स्टेप आया था उसको हमने बोला था विषय वस्तु। जो पहला स्टेप आया था इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज कंफ्यूजिंग ना हो जाए आपके लिए, तो उसके लिए हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पर जगह खाली है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए जो पहला आपका था वो था विषय, दिख रहा है, विषय वस्तु के बाद हमने जो अभी लिया ये था आपका संक्रिया। देखिए विषय वस्तु मीन्स होता है कि कोई प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो टॉपिक है, फिर उस पर जो हमने सोचा संक्रिया की, एंड देन थर्ड विल बी योर आउटपुट, यानी कि आपका उत्पाद। तीसरी चीज को हम बोलते हैं उत्पाद। विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। इसके मैंने आपको टोटल 5 बातें बताई, इसकी हमने 6 स्टेप्स जाना। अभी जो स्मृति लेखन ये सब हम पढ़ रहे थे, इसकी 6, एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस उत्पाद के 6 पॉइंट्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं कि उत्पाद में हम कौन कौन से
6 पॉइंट्स कवर करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, उत्पाद। देखिए प्लीज, आपसे मैंने जब से लेक्चर शुरू किया था तब से कह रहे हैं आपसे हम कि नोट्स बना के पढ़िए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है अगर आप नोट्स बना के पढ़ते हैं। लेक्चर कभी भी देखिए पर नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि बिकॉज दीज लेक्चर्स विल ऐड टू योर मार्क्स इन योर एग्जाम्स। आपके लिए बहुत सारी हेल्प होने वाली है एग्जाम्स में। अगर आप नोट्स बना के चलते हैं तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम उत्पाद की। तो संक्रिया, देखिए उत्पाद कब निकलता है? जब विषय वस्तु, आपको समस्या पता चली, आपने इसका संक्रिया किया, मतलब इसकी प्रोसेसिंग कराई, तो आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा। एक रिजल्टेंट मिलेगा यानी कि एक परिणाम मिलेगा। उस परिणाम को ही हम उत्पाद बोलते हैं। जो परिणाम मिलेगा उसको ही हम उत्पाद बोलते हैं। देखिए संक्रिया और विषय वस्तु, संक्रिया और विषय वस्तु के जब मध्य जो अंतःक्रिया होती है, यानी कि जो एक प्रोसेसिंग होती है इन दोनों के बीच में, जो एक मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आपस में जो भी तालमेल बिठाते हैं, उसकी वजह से हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम प्राप्त परिणाम को उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद। अब उत्पाद हमें एक इकाई के रूप में प्राप्त हो सकता है, एक वर्ग के रूप में प्राप्त हो सकता है, किसी के बारे में संबंध पता हो सकता है, संबंध के बारे में बात हो सकती है, प्रणाली हो सकती है, रूपांतरण हो सकता है, मतलब उसका रूप परिवर्तित हो सकता है, या नितार्थ, कोई किसी चीज का कोई अर्थ निकल सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या इकाई कैसे होती है। भाई इकाई मीन्स एक सिंगल यूनिट, फिर एक वर्ग में हो सकता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेम थिंग्स, एंड देन संबंध, मतलब किसी चीज का हमें रिलेशन पता चल सकता है। प्रणाली मीन्स होता है कि एक पैटर्न, प्रणाली मीन्स होता है एक पैटर्न फॉलो अप करना। देन इट विल बी रूपांतरण, किसी चीज का रूप परिवर्तित कर हो सकता है। जैसे मान लिया कि हमने 6 into 5 किया, ये हो गया 30। अब है तो क्या ये है तो 6 into 5 ही ना, है क्या ये है 6 into 5, लेकिन इसका एक रूपांतरण हो गया। ऐसे ही किसी और समस्या का भी रूपांतरण हो सकता है। और साथ ही साथ जो आपका लास्ट है वो है निहितार्थ, यानी कि निहित अर्थ। जो निहित अर्थ है आपका, ये बना है निहितार्थ। निहितार्थ, निहितार्थ का मतलब होता है निहित अर्थ। ये हुआ इसका संधि विच्छेद। निहित मीन्स होता है जो अंदर है, जो मतलब उसके अंदर है। अर्थ मीन्स आप समझ रहे होंगे, तो किसी चीज के जो अंदर घुसा हुआ एक अर्थ होता है, उसी को बोलते हैं निहितार्थ। इन्हीं का संधि विच्छेद हुआ निहितार्थ। क्लियर? तो ये सारी बातें रही आपकी जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत से रिलेटेड। कुछ और प्रमुख बातें हैं। आई होप सिद्धांत आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है अगर कोई भी पॉइंट, तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर चलेंगे। आपको एक स्पेशल लेक्चर बुला लेंगे या फिर एक लाइव सेशन आ जाएगा जिसमें हम आके आप सभी डिस्कस कर लेंगे साथ में उन प्रॉब्लम्स को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं, क्योंकि सिद्धांत आपने पढ़ लिया है। सिद्धांत आपने पढ़ लिया है, तो चलिए और बातें जानते हैं हम जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत से जुड़ी और अन्य बातें। चलिए देखिए, पहले सिर्फ चिंतन शब्द का प्रयोग हुआ, पहले सिर्फ स्मृति और चिंतन शब्द का प्रयोग हुआ, तब कारक 5 गुणे 4 गुणे 6 थे। पहले सिर्फ स्मृति और चिंतन की बात की थी जेपी गिलफोर्ड साहब ने। बाद में विषय वस्तु, संक्रिया और ये सारी चीजें बाद में आई हैं, उत्पाद। पहले सिर्फ स्मृति और चिंतन शब्द का प्रयोग हुआ था, तब कारक संख्या इसमें 5 हुआ करती थी, इसमें 4 और इसमें 6। तो 5 into 4 20, भाई 5 into 4 कितना, 5 चौके 20, और 20 गुणे 6 120, 20 into 6 120, तो टोटल 120 कारक हुआ करते थे पहले। उसके सबसे पहले उन्होंने चिंतन को 2 भागों में बांटा। इन्होंने किया क्या
कि जब यहाँ का ये जो चिंतन है इसको इन्होंने दो भागों में बांटा, जो पहले मतलब जैसे अभी उन्होंने क्या रखा है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ठीक है। अभी उन्होंने क्या रखा है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले सिर्फ एक चिंतन शब्द दिया था उन्होंने, तो हुआ क्या कि ये 5 जो 4 था ये हो गया 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 6 हो गया था, तो उसके बाद वो हो गया था 150, ठीक है। उसके बाद हो गया 150, लास्ट में उन्होंने स्मृति को भी दो भागों में बांटा, भाई ये आपका 5 था ही, ये आपका 6 था ही। फिर इसको जब इन्होंने देखिए आपको स्मृति लेखन और स्मृति धारण दो शब्द ऐड किए, कौन सा, स्मृति लेखन और स्मृति धारण। पहले उन्होंने चिंतन को पहले उन्होंने चिंतन को देखिए इसको समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाओगे। बहुत अच्छे से हम इसको लेने वाले हैं। देखिए पहले 5 जो विषय वस्तु में थे वो पहले भी थे, देखिए 5 4 5 4 6 ये था समीकरण, ठीक है। तो ये टोटल आपका हुआ था 120। अब फिर बाद में जब उन्होंने चेंज किया तो ये 5 गुणे 5 गुणे 6 हो गया, ये आपका बन गया जाके 150 यानी कि 150। अब यहां पर जो शब्द हमने लिया था जब हम संक्रिया की बात कर रहे थे, जब इसमें या इसमें जब हम संक्रिया की बात कर रहे थे तो इन्होंने लिया था स्मृति और चिंतन, यही दो शब्द, स्मृति और चिंतन, ये दो शब्द इन्होंने लिए हुए थे। तो सबसे पहले जब ये वाला आया आपका, ये आता है आपका, देखिए ये इसकी बात कर रहे हैं हम, जब आपका ये आता है तो इन्होंने क्या किया, चिंतन को दो भागों में तोड़ दिया, अभिसारी अपसारी। फिर जब इन्होंने अगला फिर से दिया तो ये हो गया 5 गुणे 6 गुणे 6 इज इक्वल टू 180, 5 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 180। अब यहां पर इन्होंने क्या किया कि यहां पर इन्होंने स्मृति, जो आपकी स्मृति की बात की, स्मृति को यहां ने इन्होंने दो भागों में तोड़ा। पहला किया इन्होंने स्मृति, इन्होंने पहली जो बात की वो बात की स्मृति लेखन की, दूसरी बात जो की स्मृति धारण की बात की। किसकी बात की, स्मृति धारण की। इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आपको यहां पे दिख नहीं रहा होगा, स्मृति धारण। स्मृति धारण की बात की। तो इस तरह से आपका ये 5 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। तो यही रहा आपका टोटल गिलफोर्ड साहब का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। आई होप ये सिद्धांत आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जेपी गिलफोर्ड साहब के सिद्धांत के बाद हम बात करने वाले हैं चार्ल्स स्पीयरमैन के सिद्धांत की। चलिए एक और सिद्धांत देखते हैं हम अपना, चार्ल्स स्पीयरमैन का सिद्धांत। इन्होंने बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत दिया था। आप सभी इनके सिद्धांत से बहुत परिचित होंगे, ज्यादा कुछ इसमें आपके समझने के लिए है नहीं, क्योंकि बहुत एक इजी सा सिद्धांत है इनका, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो इसको हम जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे। स्पीयरमैन, चलिए शुरू करते हैं स्पीयरमैन का सिद्धांत। देखिए क्या कहते हैं स्पीयरमैन का, चार्ल्स स्पीयरमैन, नाम इनका क्या है पूरा, चार्ल्स स्पीयरमैन। पहली बात, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, दो कारक, और जिसमें आप सभी को पता है कि वो दो कारक, जी कारक और एस कारक। जी मीन्स फॉर जनरल यानी कि सामान्य, एंड एस फॉर स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, जनरल स्पेसिफिक, और जी फॉर जनरल, एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स होता क्या है, विशिष्ट, जनरल मीन्स क्या होता है, सामान्य। तो यही इनका जी और एस का सिद्धांत रहा। बाद में इन्होंने इसमें एक तीसरा कारक भी जोड़ा, जिससे यह सिद्धांत त्रिकारक सिद्धांत बन गया। देखो स्पीयरमैन के सिद्धांत को हम जानते किस नाम से है, अगर ये पूछा जाए, या फिर हम आज भी जानते भी किस नाम से, तो इनके यही अगर कभी एग्जाम में बात भी आता है या फिर हम भी परिचित हैं, तो यही कहते हैं कि चार्ल्स स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। लेकिन बाद में इन्होंने
इस सिद्धांत में एक और पक्ष जोड़ा था, बाद में इन्होंने इस सिद्धांत में एक तीसरा कारक जो है सामूहिक कारक, मतलब कि ग्रुप, जी वर्ड जोड़ा था इन्होंने, सामूहिक कारक, ठीक है। जैसे एक जनरल था और फिर इन्होंने इसमें एक सामूहिक कारक जोड़ दिया था, जिसकी वजह से यह सिद्धांत त्रिकारक सिद्धांत बन गया था। तो कभी कभी ये त्रिकारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, पर कहीं ना कहीं इसको हम त्रिकारक सिद्धांत कम और द्विकारक सिद्धांत के रूप में ही ज्यादा जानते हैं। आज भी ये फेमस है, तो द्विकारक सिद्धांत के नाम से ही फेमस है, पर इसके अन्य नामों में हम इसका त्रिकारक सिद्धांत का नाम भी जानते हैं, त्रितत्व का सिद्धांत या त्रिकारक का सिद्धांत, इन नामों से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें? पहले था दो टर्म GS, जनरल यानी कि सामान्य, S फॉर स्पेसिफिक, बाद में इसमें इन्होंने तीसरा कारक जोड़ा जिसका नाम था सामूहिक कारक, तो यह हो गया था त्रिकारक सिद्धांत, पर हम इसको आज भी जानते हैं द्विकारक सिद्धांत के नाम से। अब इस सिद्धांत के अन्य नामों की बात करें तो इसको द्विखंड सिद्धांत कहते हैं, द्विखंड सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत, इन नामों से हम इसको जानते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब इसमें तीसरा कारक ऐड हो गया था तो ये त्रितत्व या त्रिखंड सिद्धांत बन गया था। तो ये इस तरह से हम इसको त्रिकारक और त्रिखंड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चलिए समझते हैं कि क्या होता है जी तत्व, जी कारक क्या होता है और क्या होता है, क्या होता है जी कारक और क्या होता है एस कारक। देखिए जी कारक यानी कि हमको मैंने पहले ही बता दिया है कि जी मीन्स होता है सामान्य, या सामान्य कारक या जन्मजात कारक है। यह सामान्य कारक या जन्मजात कारक है जो सभी लोगों में मौजूद होता है। जो जी कारक होता है ये सब में मौजूद होता है, क्योंकि हमें बाय बर्थ मिलता है। जो जी कारक होता है ये हम सभी में मौजूद है, क्योंकि ये बाय बर्थ हमें मिलता है, इसलिए ये सब में मौजूद होता है, अर्थात सार्वभौमिक है। लेकिन इसकी मात्रा और प्रकार सभी में अलग अलग होती है। भाई आपके अंदर जो ये चीजें इनबॉर्न मिली है हमें, जो चीजें हमें इनबॉर्न मिली है, मतलब पैदा होने की वजह से मिली है, अपनी हेरिडिटरी मिली है, वो किसी में कुछ ज्यादा होगी, किसी में थोड़ी कम भी हो सकती है। भाई जो डोमिनेंट और रिसेसिव, जो आपने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पढ़ा था तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि कुछ गुण किसी में ज्यादा हो सकते हैं, कुछ गुण किसी में कम हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन सा गुण डोमिनेंट हुआ है और कौन सा रिसेसिव हुआ है। तो ये हुई बात, तो अर्थात सार्वभौमिक, लेकिन इसकी मात्रा सभी में अलग हो सकती है, जैसे सृजनात्मकता, रचना, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान आदि। जो दूसरी बात होती है वो आपका जो दूसरा कारक होता है वो होता है विशिष्ट कारक। जी कारक की सहायता से जो वातावरण में अर्जित क्षमता होती है उसे एस कारक कहते हैं। यानी कि एस मींस क्या होता है, स्पेसिफिक। हम इन्वायरमेंट में जनरल, तो हमें जो जनरल है जी यानी कि सामान्य कारक है, ये तो हमें हेरिडिटरी मिलता है, लेकिन जो स्पेसिफिक होता है ये हम इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट में आने की बाद इसको हम डेवलप करते हैं। इन्वायरमेंट में आने के बाद, इन्वायरमेंट में आने के बाद हम इसे डेवलप करते हैं अपने अंदर, वो होता है स्पेसिफिक कारक। जैसे हमारे अंदर एक व्यवसायिक क्षमता आती है, एक व्यवसायिक योग्यता आ जाती है कि हम एक वकील, अपने आप को एक ऐसा वकील डेवलप कर लेते हैं, हम अपने आप को पढ़ लिख के उस वातावरण में ढाल के अपने आप को एक डॉक्टर बनाते हैं, एक वकील बनाते हैं, या फिर किसी अन्य प्रोफेशन में जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में आने के बाद इन्वायरमेंट में लोगों को देखकर, उनसे सीख कर हम उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालते हैं और फिर हम उस एस कारक को अपने अंदर डेवलप करते हैं, जो कि आपका इन्वायरमेंट के द्वारा लिया गया होता है। एग्जाम्पल, जो कोई भी प्रोफेशन आप उठा के रख लेंगे, डॉक्टर, वकील, पॉलिटिशियन, कोई भी, तो वो आपका एस कारक में आता है। यह प्रकार और मात्रा दोनों में अलग अलग होती है। जो आपका जी कारक होता है, जो आपका जी कारक होता है वो इन बाय बर्थ आ जाता है आपके अंदर, ठीक है, और इसकी सिर्फ मात्रा अलग होती है। प्रकार सब में होता है, प्रकार सब में होता है यहां पर, लेकिन यहां पे मात्रा भी अलग होगी और प्रकार भी अलग होगी। यही समझने वाली चीज है टोटल। बाकी जी कारक, एस कारक नाम से ही समझ में आता है कि एक सामान्य बात होगी और एक विशिष्ट बात होगी, एक विशिष्ट योग्यता आपके अंदर जो विकसित होगी उसको हम एस कारक बोलेंगे, और जो एक सामान्य सी बात होगी उसको हम जी कारक बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें तो आई थिंक सबको क्लियर होंगी, लेकिन जो समझने वाली बात है कि यहां पर सिर्फ मात्रा अलग है, इसको समझिएगा, यहां पर मात्रा अलग है, यहां पर मात्रा और प्रकार दोनों अलग है। अब क्योंकि देखिए
प्रकार तो सब में, रचनात्मकता सब में होती है, आप में ज्यादा है, मुझ में कम है, पर है दोनों में। रचनात्मकता है, ग्रहण शक्ति भी है, सब कुछ है, सृजनात्मकता भी है, सब कुछ है मेरे अंदर, आप में ज्यादा है, मुझ में कम है, बस इतनी सी बात है। लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी एस फैक्टर की, तो यहां पे मात्रा भी अलग होगा और प्रकार भी अलग होगा। भाई हम वकील बन रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, प्रकार अलग हो गया। आप अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, मैं भी डॉक्टर बन रहा हूं, आप अच्छे डॉक्टर बन गए, आप मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल डॉक्टर बन गए, तो यानी कि आपका मात्रा भी तो मुझसे डिफरेंशिएट कर गई, तो यहां पे मात्रा और प्रकार दोनों अलग हो गए। आई होप आपको ये चीजें जी और एस की जो मेन पॉइंट थी वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं हम एक और मनोवैज्ञानिक की। 5 मिनट का टाइम आपका और लेंगे, कोई परेशान नहीं होना है कि कितनी लंबी क्लास चल रही है या फिर कितने ज्यादा लोगों को हम एक दिन में ले रहे हैं। देखिए लंबा टॉपिक है आपका, बुद्धि आपका लंबा टॉपिक है, अगर हम इसको बहुत दिन तक आप लेंगे तो आप भी होंगे परेशान, बोर होने लगेंगे कहीं ना कहीं कि रोज बुद्धि रोज बुद्धि। क्योंकि देखिए मैं समझता हूं कि स्टूडेंट की एक जो मेंटेलिटी होती है वो एक चीज पे ज्यादा दिन नहीं अपना वेस्ट करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम, एक 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। बीनेट, टर्मन और स्टर्न, इन तीनों लोगों ने बुद्धि का एक कार्यकीय सिद्धांत दिया। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने ले लिया कि एक नेक्स्ट क्लास को जाके एक चीज को समझने में इस चीज को समझने में वेस्ट करना बेवकूफी होगी। सिंपल सी बात याद करनी है, 3 नाम, बीने, टर्मन और स्टर्न। इन्होंने क्या दिया? बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक इकाई है, मतलब जो हमारी इंटेलिजेंस है ये एक यूनिट है, एक इकाई है, और इसे और बांटा नहीं जा सकता। जबकि सभी बाकी के सभी मनोवैज्ञानिकों ने, किसी ने तो बहुकारक सिद्धांत दे दिया, किसी ने 3 बताया, किसी ने 2 बताया। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक इकाई है और इसे बांटा नहीं जा सकता। किसने? बीनेट, टर्मन और स्टर्न, इन तीनों ने बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत दिया था। हमारी बुद्धि का एक तत्व, एक कारक, एक इकाई या राजशाही सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए एक तत्व आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा, एक कारक भी समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा। भाई एक यूनिट है, एक सिंगल इकाई है, इसीलिए एक तत्व। एक कारक मतलब कि एक सिंगल फैक्टर काम करता है इसको बुद्धि में, इसीलिए एक कारक। फिर एक इकाई यानी कि एक यूनिट के रूप में काम करता है, तो यह भी समझ में आ गया होगा। या राजशाही का सिद्धांत भी कहते हैं। अब समझने वाली बात है कि इसको राजशाही का सिद्धांत क्यों कहते हैं। भाई राजा कितने होते हैं? राजा एक होता है। उसी तरह से बुद्धि को भी इन्होंने एक बताया है, इन्होंने बुद्धि को भी एक बताया है, तो इसीलिए इसे राजशाही का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आई होप आपको आज के तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होगा। आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुझे विदा दीजिए। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पर कमेंट करके बताएंगे कि आज के लेक्चर का कौन सा सेगमेंट आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा सेगमेंट कम समझ में आया। उस पर हम फिर कभी बार एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे और उस पर फिर से बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। टाटा, बाय बाय।